नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री गोप येटन से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने सीईओ राउंड टेबल में लिया हिस्सा। उद्योग जगत के दिग्गजों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देशों की पार्टनरशिप को रणनीतिक साझेदारी में बदलने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी से की मुलाकात। नीदरलैंड की सरकार ने चोल राजवंश के कीमती और ऐतिहासिक ताम्रपत्र को भारत को सौंपा। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत की विविध संस्कृति भारतीयों के दिलों में है धड़कती। 21वीं सदी के भारत को बताया अवसरों की भूमि। गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार पकड़ी गई जिहादी ड्रग कैप्टागन पर दी एनसीबी को बधाई। 182 करोड़ की बड़ी खेप जब्ती पर दोहराई नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता। नीट पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई। दोनों मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और सहयोगी मनीषा वाघमारे को 10 दिनों की सीबीआई हिरासत। परीक्षा पेपर हासिल करने और बांटने की साजिश में शामिल होने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे से जुड़ी हुई, जहां प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री गोप येटन से मुलाकात की है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन बेहद गर्मजोशी से किया। द हेग में हुई बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री गोप येटन की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड के दौरे पर हैं और ये हैंडशेक साफ तौर पे ये दर्शा रहा है कि भारत और नीदरलैंड अपनी दोस्ती, अपनी मित्रता और अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक नया अध्याय यहां से लिखता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल के बाद नीदरलैंड की यात्रा पर गए हैं और द्विपक्षीय संबंधों को यहां से और मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई अहम क्षेत्र हैं जिस पर चर्चा हो रही है। कुछ देर पहले राउंड टेबल बैठक हुई है और राउंड टेबल में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने एक दूसरे से बातचीत की और निवेश और व्यापार में और विस्तार लाने को लेकर ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नीदरलैंड के प्रधानमंत्री गोप येटन की मुलाकात बेहद ही अहम। कुछ ही देर में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और साथ ही साथ कई क्षेत्रों में एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसका आदान प्रदान होगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। डीडी न्यूज आपको नॉनस्टॉप कवरेज दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन 5 देशों की यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। जहां दूसरे लेग में यानी कि दूसरे चरण में इस समय प्रधानमंत्री नीदरलैंड के दौरे पर हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द हेग में सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लिया है। इस बैठक में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए नीदरलैंड की कंपनियों को निवेश का न्योता दिया। पीएम ने कहा कि भारत वैश्विक विकास में बड़े भागीदार की भूमिका निभा रहा है। कंटिन्यूअस रिफॉर्म से हमने अपना इकोनॉमिक डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है। हमारी दिशा स्पष्ट रही है। प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी देना और उनके लिए अवसर बढ़ाना। स्पेस, माइनिंग या न्यूक्लियर एनर्जी, हमने हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। हम कंप्लायंसेस लगातार कम कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने भारत के बढ़ते निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार पर भी चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहले भारत का बड़ा इंपोर्ट आइटम था, आज भारत का सबसे बड़ा
एक्सपोर्ट आइटम बन गया है। इस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर आप पूरे विश्व के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री गोप येटर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन की प्रशंसा की। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ मजबूत साझेदारी को अहम बताया। Under this strategic partnership, we can invest heavily in high-tech companies, in food security, but also in the maritime industry, and all those pillars are crucial for the future of India. So we stand ready to cooperate with Indian companies, create much more jobs, and strengthen the government-to-government relationship. Prime Minister Modi has a great vision for the future of India, and he understands very well that there is a lot of knowledge and expertise in India, and that we need also more manufacturing within the country. And some of these very big Dutch companies are going to be crucial to create new jobs in the country, to strengthen the ecosystems in India as well, and boost the trade relationships between the European Union and India. और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द हेग में सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लिया है और इस अवसर पर नीदरलैंड्स की दिग्गज कंपनियों के प्रमुख भी शामिल हुए। डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए इन सभी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की है। क्या कुछ कहा इन सीईओ ने, आइए आपको सुनवाते हैं। We are there already for 70 years in India, and we opened the 4th destination, also Hyderabad in India. So we have a lot of residents also from India traveling to the Netherlands to visit family and friends, for example, in the US. So we are connected for a long time, and the business, also innovation in India is really important. So this is another meeting with the Honourable Prime Minister, and one of the things that I was very impressed with when I met him the first time in the Vibrant Gujarat Forum was his detailed knowledge about the port sector and the importance of the transport sectors in driving economic progress. And he had a very specific knowledge about the port sector from his time as minister in Gujarat. So it's very seldom to meet leaders at this level that actually understands our industry. So I was very impressed. Prime Minister Modi is quite well informed, and because he already has been responsible for the shipping sector in his earlier capacity in Gujarat. We have a location in Mumbai from where we support our clients in the Indian market. We also support Indian yards in building big dredging ships. And we have a workshop from where we actually export the equipment that we need on board of our advanced workships. The leadership of Prime Minister Modi really appreciates the Damen Shipyards Group, the economic growth, the vision and the strategy, and we hope as Damen Shipyards to combine our strength in maritime shipbuilding in India. We are the largest privately held shipbuilder in Europe. We already have a joint venture in India, and we've been dredgers already there, and we're seeking for a multiple joint venture with different shipyards for different products, electric tugs, ferries, pontoons, and all other vessels. The last 10 years has been a notable acceleration in everything, in infrastructure, in technology, in consumer goods, also in the labor market and employment. So I think India is absolutely on the right track, and obviously that's under Prime Minister Modi's leadership. We've been active in India since 2014, so the Prime Minister we've had the pleasure to see in action has been Prime Minister Modi. And it's fantastic to see how much effort he's put also in the development on the agricultural side in India. Yeah? And with our products, we really help to drive that as well. See, we've brought many of the new potato varieties to India. Yeah, one of our varieties is the leading variety for the export of French fries, yeah, which especially is driven by Gujarat, but now also going into UP and MP. So it's fantastic to have been part of that development. We brought Columba to the market, yeah, which is giving the Indian farmers quite a bit of premium. Yeah. Our future investment plans are to continue
with that double-digit growth which we've seen in the last 10 years, and to bring additional research to India and potentially also look for the possibility of exporting from India our varieties. I think this is really great. We are already in India for more than 50 years, since 1969, with 4,000 colleagues. So we are committed to India, and I think his commitment means a lot to us, because we see that we will grow in our industry in the coming years. We as a company expect to grow, and that means that our research and development in India is very important for us and will also grow. As a global vegetable breeding company, we strongly believe in collaboration. So no nation in the world is able to have a food system completely dependent on one country. So international collaboration is essential. So in that sense, I also fully strengthen the words of Prime Minister Modi that this is important. The biggest FDI investor in India, we have invested more than 90,000 crore, and we are just getting started. Under the leadership of Prime Minister Modi, we are talking about how we can invest much more. We really believe that the AI opportunity is amazing, and sharing that development with Netherlands and India is a very big opportunity. We've been investing together in the AI Summit this year, where we had with Prime Minister Modi. We worked together to see how AI can benefit everyone. And now we are working on a Gift City to keep expanding our operations. We are working training AI models there. And I think the leadership of Prime Minister Modi has been amazing to make sure that India not only keep its existing investors, but more than that, build a much prosper India through investments in technology. That's what we are committed to. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के धोलेरा फैब की स्थापना और उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। Has become a clear priority for India, and Tata is the company that is going to build the first fab in India. So I think the project is extremely important. And what we want to do with this MOU is provide Tata with all the support ASML can give in terms of product, technology, people, to make sure that they have the very best lithography for the first fab. आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी में, और ASML दुनिया की नंबर 1 कंपनी है लिथोग्राफी एरिया में, और उनका हमारे साथ ये एग्रीमेंट होना, यहाँ साइन होना हमारे PM साहब के प्रेजेंस में, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और ASML के लिए। नीदरलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। साल 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड्स दौरा बहुत महत्वपूर्ण और खास है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावनाएं साफ तौर पर जाहिर हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे से ये कुछ खास तस्वीरें, जहां राजा अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात। आज का दिन भारत नीदरलैंड के रिश्तों के लिए बेहद अहम, बेहद खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने चोल राजवंश के बहुत कीमती और ऐतिहासिक ताम्रपत्र यानी कि तांबे की प्लेट्स भारत को वापस सौंप दी हैं। आपको बता दें कि इसे औपनिवेशिक दौर में विदेश ले जाई गई भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बता दें कि चोल काल में इन दुर्लभ तांबे की प्लेटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारत को लौटाया गया है। ये चोल राजवंश से जुड़े सबसे अहम ऐतिहासिक अभिलेखों में शामिल है। ये तांबे की प्लेटें 100 साल से ज्यादा समय तक डच प्रशासन के पास रहीं और लाइडन विश्वविद्यालय में सुरक्षित रखी गई थी। इन ऐतिहासिक धरोहरों की वापसी भारत सरकार, डच सरकार और लाइडन विश्वविद्यालय के बीच कई सालों तक चली बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के बाद संभव हो सका।
I think India is one of the prime nations, one of the most important nations worldwide today. Establishing strong relations of friendship and of trust between the Netherlands and India is extremely important. And seeing that this contribution, this restitution, has such an important value to Prime Minister Modi simply underlines how important he also thinks this strengthening of ties of friendship is. So it is very much welcomed by us. And we see it as a very, very important signal. So very significant. We think the relationship with India is an important one, and that we also want to show respect to the people of India by returning these two objects that have been taken in the 17th century. And so by making a restitution of that, we hope that also the ties between the Indian population and the Netherlands will become closer, and that also we can collaborate doing further research with the objects that are here. 5 देशों की अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स हेग में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को नीदरलैंड और भारत के बीच संबंधों की मजबूत कड़ी बताया। नीदरलैंड ट्यूलिप की धरती है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है। साथियों, ट्यूलिप और कमल दोनों फूल हमें बताते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हो या धरती पर, अगर सही पोषण मिले तो सुंदरता भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। 16 मई 2014 के दिन भारत में 3 दशकों के बाद जनता ने एक स्पष्ट बहुमत वाली निर्णायक सरकार को चुना। इस सरकार ने 12 साल में देश का मिजाज जिस स्पीड और स्केल से बदला वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा जीतना आसान नहीं है, लेकिन उनकी सरकार ने आखिरी व्यक्ति तक डिलीवरी करके ये विश्वास जीता है। आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। जब पीछे मुड़कर देखता हूं, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में, 12 वर्ष प्रधानमंत्री का सेवाकाल। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में 25 वर्षों तक करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 21वीं सदी में अवसरों की धरती बनकर उभरी है। भारत का विकास मानवता के हित में है। ऐसे में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है। यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा होते हैं और भारत ने इन्हीं 12 सालों में मोबाइल मैन्युफैक्चरर से मोबाइल एक्सपोर्टर तक का सफर तय किया है। बीते सालों में भारत ने धरती से चंद्रमा की दूरी जितनी है, उससे भी 11 गुना 11 टाइम अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। 1 दशक पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे। आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। साथियों, ये जो स्पीड और स्केल है, इसके अलावा आज के भारत की एक और पहचान है। आज का भारत इनोवेशन पावर्ड है। युद्धग्रस्त दुनिया, बाधित सप्लाई चेन, वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच
प्रधानमंत्री ने आशंका व्यक्त की कि अगर दुनिया इन संकटों से बाहर नहीं आएगी तो अपनी उपलब्धियों को खो देगी और लोग गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। नीदरलैंड और भारत के बीच वाटर, एनर्जी और हाइड्रो पावर सहित कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को प्रधानमंत्री ने बताया और इस साझेदारी में प्रवासियों की भूमिका को उन्होंने महत्वपूर्ण करार दिया। नीदरलैंड से सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अपने नीदरलैंड्स दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे और उन्होंने भारत के विकास, साथ ही वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को लेकर अपनी खुशी भी व्यक्त की। We are all really excited to see Modi. We all love him, and the speech he made, generally he spoke about the collaboration between Netherlands and India. It was really good to say about hockey and the sport. And yeah, he is really amazing and we enjoyed it. It was a fantastic feeling because when the Prime Minister of the nation comes and addresses the Indian diaspora here, it gives a feeling of pride. And the way he spoke about the partnership between India and Netherlands, which is going to take us forward, we are up for it. We are going to play a role in terms of making India a great nation, a developed nation by 2047. My pleasure that this is my second time I'm seeing Mr. Modi ji. 2015 में भी वो आए थे और हमारा सौभाग्य था कि उनका भाषण हमको सुनने को मिला, बहुत बढ़िया लगा and the same spirit he has today as well. So hats off to him and hats off to the relations India and Netherlands has. So Bharat Mata ki Jai. It was an honor to hear Modi and we are quite aspirational to bridge the gap between India and Netherlands. And good luck with to everyone who's seeing it from India. हमारे साथ उन्होंने टाइम बिताया, हमारे बीच में आए, हमको बहुत उत्साहित लगा। उसके साथ साथ भी उनकी जो अभी आगे की जो मीटिंग्स है उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। उन्होंने बच्चों की बहुत सराहना की, हमारे भी बहुत सराहना की, तो हमारी भी उनके साथ शुभकामनाएं और भारत और नीदरलैंड की ये दोस्ती और आगे बढ़े, उसका बिजनेस हो, कल्चर हो और सारे क्षेत्र में हमारा भी योगदान रहेगा और उनका भी योगदान रहेगा, तो हम ऐसे ही आगे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के तहत रविवार को स्वीडन पहुंचेंगे। नॉर्डिक देश की यह उनकी दूसरी यात्रा होगी, जो भारत स्वीडन साझेदारी के लगातार मजबूत होते रिश्तों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। साल 2018 की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी स्वीडन यात्रा है, जो दोनों देशों के रिश्तों में निरंतरता और बढ़ती नजदीकियों को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह साझेदारी पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर तकनीक, सतत विकास, निवेश और विश्वास पर आधारित व्यापक सहयोग में बदल चुकी है। प्रधानमंत्री जी की प्रथम यात्रा 2018 में थी। ये बहुयामी थी और हमारे जो रिलेशनशिप था वो व्यापार और निवेश के मुद्दों से उठकर बहुयामी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडिश नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार और निवेश के अवसरों, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में स्वीडिश कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। वहीं दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ रहा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।
जो दोनों देशों के रिश्तों के बढ़ते आयाम को रेखांकित करेगा। स्वीडन में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ स्वीडिश लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। हम ये विजिट को बहुत मायना रखते हैं, क्योंकि ये स्वीडिश और इंडियन के रिलेशनशिप को बहुत मायना देगा। इस दौरे में क्लाइमेट चेंज और कचरा प्रबंधन पर भी चर्चा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। दुनिया को नोबेल पुरस्कार देने वाला स्वीडन एक बार फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक दौरे का गवाह बनने वाला है। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के नामचीन व्यवसायियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर के मुल्क में हिंदुस्तान तरक्की की नई इबारत लिख सकता है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ गोटमबर्ग से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। केंद्र सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम देते हुए पहली बार जिहादी ड्रग कहे जाने वाले कैप्टागन की बड़ी खेप जब्त की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने ऑपरेशन रेड पिल के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑपरेशन रेड पिल की जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए संकल्पित है। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑपरेशन रेड पिल के तहत हमारी एजेंसियों ने पहली बार कैप्टागन जैसे तथाकथित जिहादी ड्रग कहा जाता है कि 182 करोड़ रुपए के मूल्य की खेप जब्त की है। मध्य पूर्व भेजी जा रही इस ड्रग खेप का भंडाफोड़ और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी नशे के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति के मजबूत उदाहरण की बानगी है। मैं फिर दोहराता हूं कि भारत में आने वाले या हमारे देश को ट्रांजिट रूट के रूप में इस्तेमाल कर बाहर भेजे जाने वाले हर ग्राम ड्रग्स पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। एनसीबी के बहादुर और सतर्क योद्धाओं को बधाई। कैप्टागन असल में फेनेथलीन नामक एम्फेटामिन आधारित ड्रग का रूप है। मिडिल ईस्ट के युद्धग्रस्त इलाकों और आतंकी संगठनों के लड़ाकों के बीच इसके इस्तेमाल की वजह से इसे जिहादी ड्रग कहा जाता है। इस ड्रग का सेवन करने के बाद इंसान को दर्द, डर या थकान का एहसास कम हो जाता है। यही वजह है कि इसे लड़ाई और हिंसक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस तरह के ड्रग्स न केवल युवाओं को बर्बाद करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंक नेटवर्क को भी बढ़ावा देती है। हरियाली से खुशहाली, विकास से विश्वास और संस्कारों से समाज को मजबूत बनाने का संदेश देकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। गांधीनगर में उन्होंने ग्रीन लोकसभा अभियान से लेकर सड़क, शहरी विकास और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। पौधारोपण से बदले पर्यावरण की तस्वीर हो या बच्चों में संस्कार और मुस्कान बांटने की पहल, अमित शाह के दौरे में विकास और जनभागीदारी दोनों की झलक दिखाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में ग्रीन लोकसभा पहल के तहत चल रहे पौधरोपण अभियान की समीक्षा की और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति का जायजा लिया। बीते 3 साल में क्षेत्र में 1.5 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। इन निरंतर प्रयासों का परिणाम यह है कि लोकसभा क्षेत्र के औसत तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। गृह मंत्री ने सरखेज गांधीनगर राजमार्ग पर चल रहे आधुनिकीकरण कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए भी एक समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी GUDC और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की मानसा नगर पालिका से संबंधित विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मिलकर गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में रामशे बालक खिलेशे बालक अभियान के तहत खिलौना संग्रह अभियान के प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ एक बैठक की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने
और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि नीदरलैंड के दौरे पर हैं और भारत और नीदरलैंड्स के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई है। भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वहीं नीदरलैंड्स के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई प्रधानमंत्री गोप येटन ने की है। दोनों नेताओं ने भारत नीदरलैंड साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई है और इस अवसर पर द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी स्तर पर ले जाने का फैसला हुआ है। Namaste. Welcome to the Cuts House, or rather, welcome back. You were here 9 years ago too, and although not much has changed in this place, we can't say the same for the world around us. Our shared values, like the importance of democracy, good governance, and the international legal order, are under pressure worldwide. But fortunately, over those 9 years, much has also stayed the same, including the excellent relationship between our two countries, India and the Netherlands. And today we're taking that relationship a step further with the announcement of our strategic partnership. A great milestone building on the trade agreement between the European Union and India, and it will enable our countries to work together even more closely across a wide range of areas. Together we can drive ambitious innovation to strengthen both our countries in clean energy, water management, defense, and in high-tech and semiconductor industries. And some of these areas may be new to our bilateral relationship, but our cooperation itself is not. In our long shared history, we've learned that we have a great deal to offer each other. And it gives me great pleasure to highlight that message together with you as we launch this strategic partnership between India and the Netherlands. Thank you, Honourable Prime Minister, and you honour us with your visit. एक्सेलेंसी, मेरा और मेरे डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लगभग एक दशक बाद नीदरलैंड की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड पार्टनरशिप ने उल्लेखनीय प्रगति की है। एक्सेलेंसी, हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हमारा सहयोग हमारे लोगों के जीवन को बेहतर बना रहा है। इसी बढ़ते हुए सहयोग को देखते हुए 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने नीदरलैंड को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया था। हमें बहुत खुशी है कि फरवरी में भारत में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भी नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। एक्सेलेंसी, भारत विश्व का सबसे युवा देश और विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ रही मेजर इकोनॉमी है। आप नीदरलैंड और यूरोपियन लीडरशिप की नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। एक बार फिर आपके स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत नीदरलैंड के प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई है और इस वार्ता में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ओपनिंग रिमार्क्स दिए हैं और आपने ये सुने कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री गोप येटर ने कहा कि किस तरीके से भारत और नीदरलैंड दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि 9 साल के बाद आप आए हैं और इस बीच दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं और दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती इस उस पे कायम है कि कई क्षेत्रों पर यहाँ लगातार प्रगति की जा रही है और आज भी जिस तरीके से भारत नीदरलैंड के प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हो रही है, ऐसे में कई क्षेत्रों पर को और मजबूत बनाने के दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और कई नई क्षेत्रों पर बात हो रही है जिसमें सेमीकंडक्टर हो, फिर वाटर मैनेजमेंट हो और इनोवेशन हो, इसको लेकर तमाम चर्चाएं इस समय चल रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री और प्रतिनिधि मंडल स्तर को कहा कि गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 1 दशक बाद मेरी नीदरलैंड में यात्रा हो रही है जिससे वे बेहद ही खुश हैं। उन्होंने कहा कि हम नीदरलैंड को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर मानते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हो या रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो, ऐसे में नीदरलैंड भारत का एक मुख्य साझेदार रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी, शिक्षा पर जो सहयोग है उसको लेकर अब नए क्षेत्रों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं। फिर उन्होंने भारत की G20 समिट के बारे में कहा कि किस तरीके से भारत की जब G20 समिट हुई थी 2023 में, तब नीदरलैंड को गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। वहीं AI समिट में भी नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आप नीदरलैंड और जो यूरोपियन लीडरशिप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और अब जब हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्रों में बड़ी साझेदारी की बात कर रहे हैं, तो इसमें भारत लगातार नीदरलैंड के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर है और ऐसे में दोनों देशों के बीच ये जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है उसको बेहद आम और खास, अहम और खास माना जा रहा है क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों में ये एक नया अध्याय जोड़ेगी। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं और नीट यूजी पेपर लीक मामले की बात कर लेते हैं जहां सीबीआई ने एक और आरोपी को शिकंजे में ले लिया है। पुणे की एक वरिष्ठ बॉटनी शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मांडरे को सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मनीषा को एनटीए ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। माना जा रहा है कि उनके पास बॉटनी और जूलॉजी विषयों के प्रश्न पत्रों तक पहुंच थी। अप्रैल के महीने में उन्होंने पुणे की मनीषा वाघमरे के जरिए नीट परीक्षा के लिए कुछ उम्मीदवारों को चुना और अपने घर पर विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाईं। इन कक्षाओं में उन्होंने बॉटनी और जूलॉजी के सवाल छात्रों को समझाए और उन्हें नोट भी करवाया। इनमें से कई सवाल 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा के वास्तविक प्रश्नों से मिलते जुलते थे। इस मामले में मनीषा वाघमारे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले की तह में पहुंचने के लिए सीबीआई जांच में जुटी हुई है। इसी क्रम में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में मनीषा वाघमारे और पीवी कुलकर्णी को 10 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। मनीषा वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए नीट यूजी परीक्षा पेपर को हासिल करने और उसे बांटने की साजिश में शामिल थे। केमिस्ट्री की टीचर पीवी कुलकर्णी और उसकी सहयोगी मनीषा वाघमारे को सीबीआई ने पुणे से गिरफ्तार किया था और आज सीबीआई जज अजय गुप्ता की कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेशी हुई थी, जिसमें 10 दिन के रिमांड पर सीबीआई कस्टडी में दोनों को भेज दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए भाषा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए 3 लैंग्वेज पॉलिसी अनिवार्य कर दी है। अब 2026-27 सत्र से कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। यह नया नियम 1 जुलाई से देश भर के सभी सीबीएसई स्कूलों में लागू किया जाएगा। राहत की बात यह है कि बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। सीबीएसई के मुताबिक नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप लागू की जा रही है। अब बात मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला की, जिसको लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने भी नई व्यवस्था लागू कर दी है। एएसआई ने अपनी ताज़ा विज्ञप्ति में इस ऐतिहासिक स्थल को राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला एवं संस्कृत पाठशाला के रूप में संबोधित किया है, जिसमें पूर्व में प्रयुक्त कमाल मौला
मस्जिद संबंधी उल्लेख को स्वीकार नहीं किया गया है। साथ ही नई व्यवस्था के तहत अब श्रद्धालु साल के सभी 365 दिनों तक बिना किसी रोक टोक के पूजा अर्चना कर सकेंगे। नमाज व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में भोजशाला के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप के साथ वहां चली आ रही हिंदू पूजा परंपरा को महत्व दिया है। फैसले के बाद धार समेत पूरे मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं और विभिन्न संगठनों के बीच उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। अनेक संगठनों ने इसे ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्थापना बताया है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला केवल एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक पहचान और पुरातात्विक साक्ष्यों के महत्व को भी रेखांकित करता है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े संवैधानिक संशोधन को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की। समिति ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर विचार विमर्श किया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन पहल का जोरदार समर्थन किया, जबकि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध जताया। कर्नाटक बीजेपी इकाई ने देश भर में एक साथ चुनाव कराने की मांग करते हुए समिति को ज्ञापन सौंपा। राजनीतिक दलों से राय लेने के बाद संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। अलग अलग समय पर चुनाव होने से देश को लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बारे में बात करते हुए पीपी चौधरी ने कहा कि यदि सभी सांसद सहमत होते हैं तो उनकी कोशिश रहेगी कि साल 2029 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाए और साथ ही एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। भारत जो विकसित भारत की हम सोच रहे हैं वो हम जल्दी से जल्दी उसको अचीव कर सकते हैं। तो आज अनमाइंडफुल एक्सपेंडिचर है। आप देखिए कोई भी साल ऐसा नहीं जाता है जिसमें हर साल 5 से 6 विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं। इस एस्पेक्ट को हम देखें, गवर्नेंस को देखें, बच्चों की स्टडी का देखें, किसी एस्पेक्ट को आप ले लीजिए, हर ग्रुप में हम देखते हैं कि अलग अलग इलेक्शन होने से देश में ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का सोचना है और हमारा भी सोचना है कि भाई एक साथ चुनाव कराया जाए। कैसे कराया जाए? हम चाहेंगे कि हम सारे हमारे माननीय सदस्य हैं कमेटी के, जेपीसी के, उनसे हम चाहेंगे कि एक कंसेंसस बने और कंसेंसस बन करके सबकी रजामंदी से एक ऐसा कानून बना करके हम पार्लियामेंट में रिकमेंडेशन देवें जो कि सभी को स्वीकार्य हो और देश हित में वो नेशनल इंटरेस्ट हो। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दूरसंचार मार्ग अधिकार नियम 2024 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया है, जिसके बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने बंगाल को दूरसंचार नियम 2024 के अनुरूप बनाने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को धन्यवाद दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि ये डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सालों तक बंगाल के लोग केंद्र सरकार की कई परिवर्तनकारी प्रमुख पहलों के पूर्ण लाभों से वंचित रहे, जिसके कारण राज्य डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी में पिछड़ गया, जबकि देश के अधिकांश हिस्से तेजी से आगे बढ़ गए। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और दोहरी इंजन शासन की भावना के तहत ये ऐतिहासिक कदम कनेक्टिविटी को और बढ़ाएगा। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गंगटोक के रिज पार्क स्थित ऑर्किडोरियम का दौरा किया। साथ ही उन्होंने सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री का सिक्किम दौरा राज्य के बुनियादी ढांचे, पर्यटन, खेल और सीमा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी इसे भड़काऊ राजनीति बता रही है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में राजनीतिक घमासान चरम पर है।
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भाजपा और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस विवाद की मुख्य वजह अभिषेक बनर्जी द्वारा चुनाव प्रचार और उसके बाद इस्तेमाल की गई तीखी भाषा है। भाजपा ने राज्य में टीएमसी के शासनकाल में लोगों में व्याप्त भय और डर के माहौल का जिक्र करते हुए अभिषेक बनर्जी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री निशित प्रामाणिक ने अभिषेक बनर्जी को एक अपरिपक्व नेता बताते हुए जमकर निशाना साधा। जिस भाषा अभिषेक बनर्जी प्रयोग किया, ऐसा कुभाषा का प्रयोग के लिए उनका ऊपर एफआईआर हुआ। उसका कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जितना अत्याचार अनाचार किया, जिसको गाली दिया, ये चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी और उनके नेता, उसमें डर के मरे लोगों ने कंप्लेन नहीं किया था और पुलिस भी नहीं लेता। पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, न्याय हमको दिलाना है सबको और होगा। अभिषेक बनर्जी एक इमेच्योर पॉलिटिकल लीडर है जिन्होंने पैराशूट से आकर राजनीति करना शुरू किया। जिस तरह से बंगाल में अत्याचार चलाया, जिस तरह से बंगाल में लॉलेसनेस हुआ, कहीं ना कहीं जाके इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, इसके लिए अभिषेक बनर्जी भी एक नंबर का जिम्मेदार है और निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगा। इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी ने भाजपा पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कराने का आरोप लगाया है। टीएमसी सांसद डोला सेन और सौगत राय ने कहा कि चुनावी भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। मैं इसे राजनीतिक बदले की कोशिश के तौर पर देखता हूं। मैंने अभिषेक बनर्जी का तथाकथित बयान देखा है और मुझे उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा। मुझे पूरा यकीन है कि अभिषेक बनर्जी इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे। हर वक्त फाइनली लास्ट बात होते हैं जस्टिस, न्याय, सच और पीपल। तो हमको लगता है इधर भी सच, न्याय और आम जनता, पीपल, कॉमन पीपल विल टेल द लास्ट वर्ड। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित भड़काऊ बयान देने के आरोप में 15 मई को कोलकाता के बिधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता राजीव सरकार ने आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी ने चुनावी रैलियों और प्रचार के दौरान धमकी भरे और भड़काऊ भाषण दिए। महेश तला, आरामबाग, हरिण घाटा और नंदीग्राम में हुई रैलियों में अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर विपक्षी कार्यकर्ताओं को धमकाने वाली और आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे हिंसा भड़कने और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 192, 196, 351(2), 353(1)(c) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(2) एवं 125 के तहत मामला दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तेलंगाना में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत 15 जून से होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि 25 जून से 24 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। प्रारंभिक वोटर लिस्ट 31 जुलाई को जारी की जाएगी, जबकि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक स्वीकार की जाएंगी। सभी संशोधनों के बाद अंतिम वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। राज्य में फिलहाल कुल मतदाताओं की संख्या 3,39,00,000 है। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट NIBM का 20वां दीक्षांत समारोह बेहद खास रहा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा रहे। इन्होंने देश के बदलते बैंकिंग और वित्तीय परिदृश्य पर अपनी बात रखी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि डिजिटल बदलाव और जैम ट्रिनिटी ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है और अब बैंक खाता सिर्फ एक खाता नहीं बल्कि आर्थिक प्रगति का जरिया बन चुका है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
बैंक मैनेजमेंट परिसर मौका था बैंकिंग और वित्त सेवाओं के 2024-26 बैच के 20वें दीक्षांत समारोह का। समारोह की शुरुआत बेहद ही खास रही, जहां आरबीआई गवर्नर और एनआईबीएम गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा के नए एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। साथ ही 130 छात्रों को डिप्लोमा भी प्रदान किया गया। इस गरिमामयी समारोह में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने परिसर में पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। इस कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदल रही है और पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर अधिक समावेशी बनी है। Banking sector served as a critical element that connected savings with investment and enabled productive economic activities. The banking sector advanced credit to support trade, infrastructure, agriculture, and industrial activities. The idea is to facilitate investment so as to accelerate economic growth. In this perspective, finance stayed largely in the background, a quiet enabler of production, employment, and commerce. It did not directly touch the lives of ordinary people. It was expected to keep the wheels of economy turning with the expectation that benefits of growth trickle down to the poor. डिजिटल बदलाव के प्रभाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि ऑनलाइन भुगतान और फिनटेक में हुई प्रगति ने देश के वित्त ढांचे को नया रूप दिया है। साथ ही उन्होंने जनधन आधार और मोबाइल योजना यानी JAM ट्रिनिटी को एक गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण अब सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुँच रहा है। The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana brought crores of people, unbanked citizens, into the formal banking system. Aadhaar created a verifiable digital identity architecture at an unprecedented scale. Mobile connectivity provided the final layer of access and portability. For decades, welfare delivery systems across many developing economies suffered from leakages, delay, duplication, and inefficiencies. India's direct benefit transfer architecture demonstrated how financial infrastructure can improve transparency. डॉक्टर मिश्रा ने छात्रों से देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने का आह्वान भी किया। साथ ही कहा कि आने वाला समय बैंकिंग सेक्टर तकनीक और नवाचार के जरिए और मजबूत होगा। शिशिर शलार, डीडी न्यूज। दिल्ली सरकार ने एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए ETF यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट हटाने और घटाने का फैसला किया है। दिल्ली कैबिनेट ने ETF पर वैट दर 25% से घटाकर 7% कर दी है। सरकार के मुताबिक यह रियायती दर शुरुआती तौर पर 6 महीने के लिए लागू रहेगी। देश हित में लिए गए इस निर्णय से सरकार को लगभग 985 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार यह निर्णय प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने, उड्डयन क्षेत्र को राहत देने, पर्यटन और लॉजिस्टिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी को देश के प्रमुख एविएशन और कनेक्टिविटी हब के रूप में मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से भी लिया गया है। ETF पर वैट और केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान एयरलाइंस तेल कंपनियों से ईंधन खरीदते समय करती है। एयरलाइंस की कुल परिचालन लागत में ETF का हिस्सा लगभग 40% तक का होता है। ऐसे में ऊंची कर दरों का सीधा असर हवाई टिकटों की कीमतों और एविएशन सेक्टर की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। हाल की वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रमों ने इन चुनौतियों को और अधिक बढ़ा दिया है। दिल्ली सीएम ने यह भी बताया कि वर्तमान में ETF पर वैट से साल 2025-26 में लगभग 1368 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो दिल्ली सरकार के कुल वार्षिक वैट संग्रह का लगभग से 19% है। इस कारण ETF पर वैट दिल्ली सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत बना हुआ है। और एक बार फिर से आपको ले चलेंगे नीदरलैंड्स, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समय यात्रा हो रही है और MOU को लेकर यहां हस्ताक्षर हुए हैं और आदान प्रदान
हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों को लेकर भारत और नीदरलैंड के बीच चर्चा हुई है और ये हैंडशेक साफ तौर पर दर्शा रहा है कि भारत और नीदरलैंड के बीच आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और भारत नीदरलैंड के बीच ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर MOUs का आदान प्रदान चल रहा है इस समय। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि भारत और नीदरलैंड अपने रिश्तों को और मजबूती देने के लिए इन MOUs के जरिए आगे के नए क्षेत्रों पर काम करने के लिए तैयार है। और कुछ देर पहले जब ओपनिंग रिमार्क्स हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के, तो साफ तौर पर ही बताया जा रहा था कि कैसे इनोवेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर, साथ ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में यहाँ भारत और नीदरलैंड आगे काम करने के लिए, एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए आगे बढ़ चुका है। और ये MOUs जो जिन क्षेत्रों में आज ये आदान प्रदान हुआ है, हस्ताक्षर हुए हैं जिन MOUs को लेकर, ये साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि भारत नीदरलैंड को अपना एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश, सहयोगी पार्टनर मानता है और इस दिशा में कई कदम आज उठाए गए हैं जो कहा जा रहा है कि ये दोस्ती में एक नया पड़ाव लेकर आएंगे। और जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओपनिंग रिमार्क्स को सुना तो वो बता रहे थे कि कैसे इनोवेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, सस्टेनेबिलिटी हो या डिफेंस हो, भारत नीदरलैंड के साथ आगे सहयोग करने के लिए तत्परता से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भी जब अपना वक्तव्य दिया तो कुछ इसी तरीके की गर्मजोशी उनमें भी साफ तौर पर दिखाई दी कि रणनीतिक रूप से इस साझेदारी को अब कैसे नए आयाम दिए जाए, कैसे और आगे बढ़ाया जाए। और जिस क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये साझेदारी हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि वाटर मैनेजमेंट हो सकता है, सेमीकंडक्टर एक बड़ा क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसको लेकर चर्चाएं हुई हैं भारत और नीदरलैंड के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में। और अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो MOU का आदान प्रदान हुआ है। कई क्षेत्रों में ये MOUs पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच ये MOUs का आदान प्रदान हो रहा है। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का ये हैंडशेक है, ये मित्रता को दर्शाता है, ये दोस्ती के एक नए अध्याय को यहाँ लिखता हुआ दर्शा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर है और दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नीदरलैंड की यात्रा पर है। और नीदरलैंड की इस यात्रा में ये MOUs का आदान प्रदान हो रहा है जो कई महत्वपूर्ण क्षेत्र बताए जा रहे हैं जिस पे भारत और नीदरलैंड आगे हाथ बढ़ाने और हाथ मिलाने और साथ ही रिश्तों को और मजबूती और गति देने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो कैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य हो या रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो, कैसे भारत और नीदरलैंड एक दूसरे के साथ साझा मूल्यों पर काम करने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई बड़ी बातों का जिक्र किया था कि कैसे नीदरलैंड एक गेटवे है यूरोप के साथ व्यापार करने के लिए। और भारत और यूरोप के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, उसके बाद नीदरलैंड की यात्रा एक और गति प्रदान करेगी यूरोप के इस महत्वपूर्ण देश में जहां सेमीकंडक्टर को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर लगातार कई काम हो रहे हैं। और जो डच कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करने के लिए इस समय पूरी तरीके से तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो डच कंपनियां हैं ये सिर्फ ब्रांड नहीं है हमारे भारत का, ये हमारे देश में भारत और नीदरलैंड की दोस्ती के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और कुछ इसी तरीके से निवेश और व्यापार में भी अब आगे गति मिलती हुई नजर आएगी। और ये व्यापार जो है उसको और विस्तार यहाँ से मिलेगा जब भारत और नीदरलैंड के जो बीच जो MOUs हुए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। और ये साफ तौर पर वह रोजगार सृजन हो या दोनों देशों की अर्थव्यवस्था हो, उन दोनों दिशाओं में ये मजबूती देता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से वैश्विक परिस्थिति को देखे, वैश्विक परिदृश्य को देखे, इस समय वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 5 देशों की यात्रा हो रही है उसको बेहद अहम और
खास माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में वैश्विक जो संकट है उससे दुनिया के कई देशों पर इस समय ऊर्जा संबंधी चुनौतियां हैं, और ऐसे में भारत का नीदरलैंड की तरफ ये रुख करना और यूरोप के एक महत्वपूर्ण देश का ये दौरा करना साफ तौर पर दर्शा रहा है कि भारत किस तरीके से नीदरलैंड के साथ कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में अब आगे बढ़ चला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।